अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जो बातें इधर उधर हो रही थी, सोशल मीडिया पे हो रही थी, मियाँ आमिर महमूद के ज़रिए हो रही थी, कल वो बातें अब मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कल अपनी तकरीर में कर दी और उन्होंने वाज़े कर दिया। तीन चीज़ें उन्होंने वाज़े कर दी हैं। एक कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका है, और ये नाकाम किन की वजह से हुआ है? सियासतदानों की वजह से। जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो बहुत अच्छे हैं। और जो उनके आगे जिनके ज़रिए से ये सिस्टम को इवॉल्व किया गया था उनकी वजह से ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि छोटे सूबे बनाए जाएं, बड़े सूबों को संभालना अब मुमकिन नहीं रहा है। एक दूसरी बात उन्होंने ये की है कि ये अब छोटे सूबे बनाने की ज़रूरत है ताकि एक नई क़यादत जो है उभर सके। और तीसरा उन्होंने कहा कि सब सियासी जमातें मिल के बैठें, इंक्लूडिंग PTI, और इन तमाम मसाइल के ऊपर एक अपना मुतफ़िका लाहा अमल बनाएं। ये सिस्टम नहीं चल सकता, अब हमें रीसेट करने की ज़रूरत है। इन तीनों बातों के ऊपर एक एक करके आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, इसका तजिया करेंगे कि जो वो बातें कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को किस हद तक दुरुस्त हैं, इस सिस्टम की नाकामी की वजह क्या है, और क्यों हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट एक तजर्बा करती है, वो तजर्बा नाकाम हो जाता है। सारा जो कसूर है वो उसका होता है जो तजर्बे के नतीजे में सामने आता है, जो प्रोडक्ट होती है, जो चीज़ आपने बनाई होती है, सारा कसूर उसका होता है। और जो ये तजर्बात करते हैं वो पाकिस्तान की 80 साल जो तारीख़ है, 78-80 साल, वो उसके अंदर मासूम तरीन लोग हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते, उनका हर तजर्बा कामयाब होता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। मोहसिन नकवी साहब ने कल बहुत खुल के बातें की। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो था उसको बहुत वाज़ेह तौर पे रखा। ये उन्होंने नहीं कहा कि ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, और अगर ये वो कह देते तो हमारे जैसे जो थोड़े कम अकल शऊर रखने वाले लोग हैं उनको आसानी होती कि ये उनका ज़ाती नुक्ता नज़र है, क्योंकि वो बहुत करीब हैं फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के। और जो बातें की गई हैं उनकी तरफ से, इससे कुछ अरसा पहले एक और ताकतवर शख्सियत, आप समझ जाएं, जो है उन्होंने कुछ लोगों के साथ, सहाफ़ियों के साथ इसी तरह की बातें की थी, लेकिन वो पब्लिक नहीं थी। कुछ सहाफ़ियों ने आके उस पर व्लॉग्स किए, फिर पता चला किस तरह की बातें हुई हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने बगैर लगी लिपटी रखे वो बातें पब्लिक कर दी हैं, उसको वाज़ेह तौर पे सामने ला दिया है ताकि एक बहस जो है उसके ऊपर हो जाए। अब पाकिस्तान की जो तारीख़ है, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम तफसील में जाएं, लेकिन मुख्तसरन पाकिस्तान की तारीख़ में 3-4 तजर्बात हो चुके हैं अब तक। हर तजर्बे के बाद हम फिर पुराने सिस्टम पे वापस चले जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो तजर्बा 10 साल तक होता है, 11 साल तक होता है, उसके नतायज फिर बहुत देर तक रहते हैं, और उनको जब तक वो पहले वाले असरात ज़ाहिर करने की कोशिश होती है एक नया तजर्बा हो जाता है। तो पाकिस्तान की जो लेबॉर्ट्री है, पाकिस्तान की जो तजर्बा गाह है, अब वो एक नए तजर्बे की तैयारी में है। और मुझे लगता ये है कि क्योंकि अगर वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो ये तजर्बा करेंगे तो उनको रोक तो कोई नहीं सकता। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने नया तजर्बा करना है तो वो करेंगे। उसके नतायज क्या होंगे इससे ना पहले वालों ने कभी सोचा है ना ये वाले सोचेंगे। ये हमारी तारीख़ है। तो जो 3-4 तजर्बे हुए हैं वो सब के सब नाकाम हुए हैं। जिन्होंने वो तजर्बे किए थे, जो वो सिस्टम लेके आए थे, वो सिस्टम उनकी रुखसती के साथ ही रुखसत हो गया, क्योंकि हमेशा तो किसी ने नहीं रहना, जाना ही है जल्दी या बदेर सब ने एक एक करके। तो अगर कोई ये समझता है कि जी क्योंकि उन्होंने जो एक तजर्बा किया वो नाकाम हो गया है तो लिहाजा उनको ये हक है कि वो एक नया तजर्बा करें। अब देखते हैं कि नया तजर्बा क्या होता है। जो मोहसिन नकवी साहब ने बातें की हैं उसमें 3 चीज़ें वाज़ेह हैं। एक ये कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की वजह
दो सियासी खानदान हैं, ये दो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और इसमें किसी हद तक अब पीटीआई या इमरान खान साहब की बात भी होती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा ये जो दो सियासी जमातें हैं, ये किस तजर्बे का नतीजा है, इस पर भी गौर कर लीजिए। ये तजर्बा किसने किया था? मियां नवाज शरीफ साहब को कौन लाए थे? इमरान खान साहब को कौन लाए? और वो तजर्बा अगर नाकाम हुए तो क्या उससे कोई सबक सीखा गया? नहीं सीखा गया, इसलिए एक नया तजर्बा करना है। दूसरी बात, अगर ये नाकाम है, ये सियासतदान नाकाम है, तो जो असल इस मुल्क को चलाने वाले हैं उनको आप कैसे कामयाब कहेंगे? वो एक तजर्बा नाकाम होता है, दूसरे तजर्बे पे लग जाते हैं, वो नाकाम होता है, तीसरे तजर्बे पे लग जाते हैं। वो क्यों नहीं इस बात पे गौर करते कि यार हम ये तजर्बात बंद कर दें, एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को इस मुल्क में चलने दें, उसके नतीजे में शायद कोई बेहतर शक्ल जमहूरियत की हमारे सामने आ जाए। हम मार्शल लॉ लगाते हैं, 10 साल मार्शल लॉ रहता है, फिर हम इसी गंदी जमहूरियत की तरफ वापस आ जाते हैं जो कि वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है, इसी सिस्टम की तरफ वापस आ जाते हैं। हम 10 साल इस आइन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, फिर 10 साल के बाद इसी आइन पे वापस आ जाते हैं, और 10 साल के बाद हम उकता जाते हैं कि बहुत हो गया, ये तो डिलीवर नहीं कर रहा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है पाकिस्तान के कॉलोनियल सिस्टम में। प्रॉब्लम है बरतानवी साम्राज्य ने जो निज़ाम तश्कील दिया था, इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया था, वो साम्राज्यी मकासद पूरे करने के लिए दिया था। वो अवाम की ख्वाहिशात, उनके मुतालबात, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए तश्कील नहीं दिया गया था। अब ये निज़ाम नाकाम हो चुका, बिल्कुल इससे इत्तफाक है मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन ये पूरा सिस्टम नाकाम हुआ है, पूरी इशराफिया इसकी ज़िम्मेदार है, दो सियासी ख़ानदान नहीं है, वो भी शामिल है। इस मुल्क के बड़े ताजर, इस मुल्क के बड़े सनतकार, इस मुल्क के बड़े सरमायादार, इस मुल्क के बड़े बड़े ताकतवर ओहदों पे मुतय्यन अफराद, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, इस मुल्क के अदलिया, जजेस, ये सब के सब इशराफिया जो है वो इस सिस्टम की नाकामी के ज़िम्मेदार है। और हर दफ़ा ये होता है कि किसी एक जमात पे, किसी एक क़यादत पे ज़िम्मेदारी डाल के खुद बच निकलते हैं और एक नया तजर्बा करने की तरफ जाते हैं। तो अगर ये सिस्टम नाकाम है तो ये सबकी नाकामी है, और सबको देखना चाहिए कि इस नाकामी की वजूहात क्या हैं। ये 19वीं सदी के आखिर में 20वीं सदी के लिए बनाया गया सिस्टम था, जो हम 21वीं सदी में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को 50 हिस्सों में उसके इंतजामी यूनिट बना दें, आपका गवर्नेंस का इशू वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि जब तक आप हकीकी मानों में इस निज़ाम को जमहूरी ढांचा नहीं बनाते, जो इंतजामी ढांचा है, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। इकॉनमी की बात की है उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने। पाकिस्तान की मैशत इशराफिया के चुंगल में है, जिसको हम एलीट कैप्चर कहते हैं। आप पाकिस्तान के 100 सूबे बना लें, ये एलीट कैप्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये सियासी भी है एलीट कैप्चर, ये इकनॉमिक भी है एलीट कैप्चर, क्योंकि मखसूस अफराद हैं, मखसूस ग्रोह हैं, मखसूस ख़ानदान हैं, वो बड़े सनतकार हैं, वो बड़े जागीरदार हैं, वो बड़े पैसे वाले हैं, वो बड़े सियासतदान हैं, बाअसर अफराद हैं। आप मसलन पंजाब को 10 हिस्सों में तकसीम कर दें, वहाँ वे इलेक्शन करवाएं, कौन जीतेगा? वही जो बाअसर सियासी ख़ानदान है, जो अब जीते हैं यही जीतेंगे। अब वो वजीर होते हैं, फिर वो चीफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नर होंगे। आप कहते हैं कि इंतजामी अखराजात कम करने हैं, और आप 20, जहाँ पे 4 सूबे हैं, आप अगर 20 कहते हैं, 18 कहते हैं, 15 कहते हैं, तो 15 वज़ीर आला होंगे, 15 गवर्नर होंगे, 15 चीफ सेक्रेटरी होंगे, 15 सूबों का पूरा स्ट्रक्चर होगा, 15 आईजी होंगे, वहाँ पर जो होंगे 15 सेक्रेटरियों की, मतलब जो ये ताकतवर अशराफिया है, इसकी तो मौजें लग जाएंगी। आवाम को क्या मिलेगा ये भी बता दें हमें, कम से कम हमें ये तो बताएं कि हमें क्या मिलेगा। महंगाई कम हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, जो यहाँ पे गुर्बत है वो ख़त्म हो जाएगी, ये सूबे बनाने से नहीं होगी। आप कहते थे ज़िले बहुत बड़े बड़े हैं, आपने छोटे ज़िले बनाए, क्या उससे हमारा गवर्नेंस का इशू हल हो गया? नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं खड़ा है। कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है, अब भी हो जाएगा, और पाकिस्तान की जो इशराफिया है वो इसका फ़ायदा उठाएगी। आप इकनॉमिकली कैप्चर ख़त्म नहीं करेंगे, जो कब्ज़ा है, जो कार्टेल्स का कब्ज़ा है, जो माफियाज बन गई हैं पाकिस्तान की मैशत पे और काबज़ हैं,
آپ ان کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, کبھی کامیابی نہیں ملے گی. تیسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ جی سیاستدان بیٹھ جائیں. سیاستدان بیٹھے تھے, انہوں نے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, مساق جمہوریت. اس مساق جمہوریت کو کس نے پھاڑ کے پھینکا ہے؟ سیاستدان پھر بیٹھ جائیں گے, یہ پھر شاید کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. تو ہر دفعہ جب سیاستدان کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ان کا وہ جو کنسنسس ہوتا ہے اس کو پھاڑتا کون ہے, اس کو پھیتی پھیتی کون کرتا ہے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کون کرتا ہے؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر یہ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیں گے, اور وہ فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ سیاست تو اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی. اشرافیہ کے اب بھی موجیں ہیں, ان کو سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں, عوام کی ختم کی جا رہی ہیں. پاکستان کی معیشت کے 3 بڑے مسئلے ہیں. ایک IMF کا پروگرام اور IMF کی انتہائی ظالمانہ قسم کی جو شرائط ہیں جس کا بوجھ عوام پہ لادا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے عوام میں غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا. نمبر 2, آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ریاست کا کام صرف سرمایہ داروں اور امیروں کی مدد کرنا ہے کہ ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں, کاروبار کرنا ہمارا کام نہیں, سرکاری ادارے چلانا ہمارا کام نہیں ہے. تو آپ بتا دیں پھر آپ کا کام کیا ہے, یہ بھی بتا دیں. آپ کا کام اگر ایک سہولت کار سے زیادہ نہیں ہے پاکستان کی ایلیٹ کے لیے تو یہ بھی عوام کو واضح طور پہ بتا دیں. تیسری جو آپ بار بار بات کرتے ہیں, جو جب تک اس ملک کی معیشت کو جمہوری نہیں بنایا جاتا, لوگوں کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا, فیصلہ سازی چند ہاتھوں تک جو ہے وہ محدود ہے, تب تک پاکستان کی معیشت IMF اور ایلیٹ کے چنگل میں ہے. اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی اس کے اوپر لیپا پوتی کر لیں, جو مرضی اس کے اوپر اچھے سے اچھا پینٹ کر لیں, کچھ عرصے کے بعد اس نظام کی بھیانک شکل سامنے آئے گی. اور یہ نظام ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ یہ نظام عوام کو روزگار دینے میں ناکام ہے. یہ نظام عوام کو باعزت طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دینے سے میں ناکام ہے. یہ نظام عوام کی خواہشات, ان کی امنگوں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام ہے. یہ نظام جس پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے, اور محسن نقوی صاحب بھی اسی اشرافیہ کا حصہ ہیں, باقی سارے لوگ بھی اسی اشرافیہ کا حصہ ہیں. یہ نظام ناکام ہے پاکستان کے نوجوانوں کے جو خواب ہیں آنکھوں میں ان کو پورا کرنے میں. یہ نظام ناکام ہے پاکستان میں غربت کو کم کرنے یا ختم کرنے میں. یہ نظام ناکام ہے پاکستان میں جمہوری رویوں کو, جمہوری روایات کو اور حقیقی جمہوریت کو متعارف کرانے میں, اس کو پروان چڑھانے میں. یہ نظام ناکام ہے وسائل کا رخ عوام کی طرف موڑنے میں. یہ نظام ناکام ہے پاکستان کو ایک حقیقی عوامی جمہوری فلاحی ریاست بنانے میں. یہ ہے اس نظام کی اصل ناکامیاں, جس کی طرف نہ کبھی محسن نقوی صاحب بات کریں گے, نہ اشرافیہ کا کوئی اور نمائندہ کبھی اس ایشو کے اوپر بات کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.